दोस्तों नमस्कार। खामोश रहिए क्योंकि देश में लोकतंत्र है। देश में लोकतंत्र है इसलिए किसी सवाल को आप मत उठाइए। लोकतंत्र है इसीलिए भ्रष्टाचार और अपराध राजनीति की प्राणवायु है। तो आप इस पर सवाल बिल्कुल ना कीजिए। और जो अपराधी नहीं होगा वह शायद एक बड़ा नेता बन नहीं सकता है। जो भ्रष्ट नहीं होगा वह बड़ा नेता बन नहीं सकता है। इसके लिए कहीं दूर देखने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट जीता जागता नजारा है। हर तीसरी कुर्सी पर बैठा हुआ सांसद दागदार है। किसी पे करप्शन, किसी पे अपराध, और बड़े घिनौने अपराध जो आप सोच नहीं सकते हैं वैसे आरोप के उनके ऊपर लगाए गए हैं जो सांसद हैं। लेकिन लोकतंत्र है और खामोशी बरत लीजिए। बिहार की तो पहचान रही है। वो अक्सर वैसा लोकतंत्र चाहता है जहां लोग बोल सके, सवाल कर सकें, सड़क पर उतर सकें, हाथों में झंडा लहरा सकें, नारे लगा सके। इसीलिए तो संपूर्ण क्रांति का नारा बिहार से ही जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को पलटने के लिए लगाया था। लेकिन यह दौर बड़ा अजीबोगरीब है। लोकतंत्र है लेकिन खामोश रहना है। तो सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री हैं। सम्राट चौधरी पर चुनाव प्रचार के वक्त जो आरोप लगाए गए वो हत्या के थे। उनके जेल जाने की पूरी तारीख बताई गई। तो क्या जो शख्स बतला रहा था अब वो जेल में होगा? क्योंकि गृह मंत्री के अधीन तो थाना भी है और जेल भी है और पुलिस भी है और सुरक्षाकर्मी भी है। या फिर हर कोई भूल जाए उस बात को और वो आरोपों को लेकर केस तो अभी भी जिंदा है। तो क्या गृह मंत्री से कोई सवाल करेगा बिहार में? शायद नहीं करेगा। जंगल राज होता था बिहार में, उसका खौफ इस दौर में प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक ने दिखलाया। उसी जंगल राज को खत्म करने के लिए तो नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने सत्ता में बैठाया था। और नीतीश कुमार ने भी सत्ता में बैठने के बाद गृह मंत्रालय अपने पास रखा। एक दो बरस नहीं, 20 बरस। उस 20 बरस में उन्होंने कई फैसले बिहार में हुए अपराधों के दिए, उस जंगल राज के दौर को दिए और उससे भी पहले के दिए। खासतौर से भागलपुर दंगों का जिक्र तो जरूरी होगा, जिसका फैसला नीतीश कुमार के वक्त आया था। कौन कटघरे में, कौन आरोपी, कौन दोषी, आज उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार सुशासन चलाते थे, इसका जिक्र इसी चुनाव प्रचार के वक्त उनके सहयोगी, उनके पार्टी के सदस्य ललन सिंह ने भी किया था। और यह कहकर किया था कि ललन सिंह जो कह रहे हैं वो उसको सुन लीजिए ध्यान से। वो कहते थे, उन्होंने कहा, हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि दरअसल 2017 में नीतीश कुमार ने इसीलिए आरजेडी का साथ छोड़ा क्योंकि उस वक्त आरोप तेजस्वी यादव पर लगे थे जो डिप्टी सीएम थे। जमीन और नौकरी, जी नौकरी देकर जमीन ले लेना, और इसका कोई जवाब नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव नहीं दे पाए। तो नीतीश कुमार तो बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं कोई भ्रष्टाचारी, कोई अपराधी उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में रहे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जो गृह मंत्रालय 20 साल तक नीतीश कुमार के पास था वो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया गया। और वही सम्राट चौधरी जिन पर आरोपों की फिरिस्त इसी चुनाव प्रचार के वक्त पूरे देश ने जानी समझी और बिहार के लोगों ने तो खास तौर से सुनी। नीतीश कुमार को क्या हो गया? नीतीश कुमार जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ गलबहियां डाले, हाथों में हाथ डाला, पांव छूने की कोशिश की, सब कुछ सारा नजारा तो सामने है। तो क्या नीतीश कुमार इस वक्त बिहार में सिर्फ एक चेहरा है? या वो भी नहीं, वो मुखौटा है? या वो है ही नहीं? और इन सब के बीच बीजेपी का राज है। और बीजेपी के राज का मतलब दिल्ली का राज है। दिल्ली के राज का मतलब दिल्ली से सरकार चलेगी। हमें लगता है आज बहुत ज्यादा कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। एक एक पन्ना पलटते जाएंगे, आप खाली देखते चले जाइएगा। और जब आप देख लीजिएगा तो आपके जहन में उसके बाद जो सवाल आएंगे उन सवालों का जिक्र होगा।
पहला सवाल ये, चुनाव प्रचार के वक्त प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। क्या आरोप था? हत्या का आरोप। किस पर? मौजूदा वक्त के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर। नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज्ड थे, बजाबता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, कोई उम्मीदवार उनका जीत नहीं पाया। 90% से ज्यादा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो क्या अब प्रशांत किशोर जेल में नजर आएंगे? जो आरोप उन्होंने लगा दिया, यह आरोप बिल्कुल सच्चा है, केस चल रहा है, तो फिर गृह मंत्री वही शख्स, उसी के हाथ में सब कुछ। ऐसा भी नहीं है कि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया और सम्राट चौधरी ने चुप्पी थाम ली, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा वो जेल गए थे, उन्होंने बताया, सारी जानकारी दी और कहा सब कुछ तो सबके सामने है। यानी बिहार का गृह मंत्री कह रहा है कि हां जेल गए थे, कह रहा है सब कुछ सबके सामने है। सुन लीजिए। देखिए, मैं कोई नई बात नहीं करता। मेरे ऊपर जो भी आरोप है वो सारे सार्वजनिक है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे चीजों को मैं तो सब दिन बोलते रहा हूं कि मेरे ऊपर जो भी मामले हैं वो सारे चीज रिकॉर्ड में स्थापित। आपके जहन में होगा ये तो कह रहे हैं सब कुछ सबके सामने है, जिक्र कहां है जेल जाने का? तो क्या सम्राट चौधरी जेल नहीं गए थे? सब कुछ सबके सामने है कहकर बच रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं, इन्होंने जिक्र किया, हाँ मैं जेल गया था 1995 में। सुन लीजिए। 1995 में हम लोगों को जेल में डाला। मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया। हमारे घर के कुआं में पेशाब कर दिया। हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया हमारे परिवार को। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, इन लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। तो ये जेल भी गए थे, इन पर मामला भी है, खुले तौर पर राजनीतिक तौर पर इन पर आरोप भी लगाए गए, पूरा कच्चा चिट्ठा चुनाव प्रचार के वक्त रखा भी गया। फिर यही कैसे बन गए बिहार के गृह मंत्री? यह सवाल तो जहन में इसलिए होना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान तो सुशासन बाबू के तौर पर है। और एक वक्त खुद जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह ने कहा, और इसी चुनाव प्रचार के वक्त उन्होंने जानकारी दी जो बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, कि नीतीश कुमार बड़े पक्के व्यक्ति हैं। अपराध और क्राइम जो होता है या कहें करप्शन जो होता है, इसको ये बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं। इसीलिए इन्होंने पलट लिया था खुद को, और पलटू राम का आरोप भी लग जाए तो भी इन्होंने चिंता नहीं की थी। और 2017 में पलटे किस लिए थे खुद ललन सिंह बताते हैं, तो उनकी बात भी सुनी जाए। अब 2015 में वो उप मुख्यमंत्री बने। 2017 में नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग हो गए। क्यों? इसलिए कि उनके ऊपर
जमीन के बदले नौकरी का आरोप लगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सफाई तो दीजिए, नहीं दिया सफाई उन्होंने, इसलिए कि सफाई देने के लायक कुछ था ही नहीं उनके पास। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी परिस्थिति आ गई कि नीतीश कुमार एक वक्त तेजस्वी यादव को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उस पर करप्शन के चार्ज लगे हैं। तेजस्वी जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उन्होंने कहा अब आरजेडी के साथ नहीं रहेंगे, अब हम चलते हैं सीधे बीजेपी के साथ। जी, यही जहन में आपके सवाल होगा, लेकिन एक क्षण के लिए फिर सोचिए, इसी राजनीतिक मंच पर नीतीश कुमार करप्ट हैं, नीतीश कुमार सरकारी जमीन लेते हैं, नीतीश कुमार उस सरकारी जमीन पर अपने पिता की प्रतिमा बनाना चाहते हैं, उनको स्वतंत्रता सेनानी ठहराना चाहते हैं, अपनी पत्नी की प्रतिमा बनाना चाहते हैं। यह बेहद करप्ट आदमी है। कौन कह रहा है ये? जिस वक्त नीतीश बीजेपी के साथ नहीं, एनडीए के साथ नहीं, उस समय सम्राट चौधरी इन्हीं बातों का जिक्र शब्दशः खुले तौर पर कह रहे हैं। यानी नीतीश कुमार ईमानदार नहीं है, यानी नीतीश कुमार सुशासन बाबू नहीं है, यानी नीतीश कुमार गृह मंत्री जब बने और 20 साल तक उन्होंने बतौर गृह मंत्रालय को संभाला तो यह सब एक फ्रॉड मामला है। कौन कह रहा है ये? जी, ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं, जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नहीं थे। एक बार फिर सम्राट चौधरी को सुनिए, यह इन्होंने तब कहा जब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे। भाई, आपको तो अपना जमीन देकर व्यवस्था करनी चाहिए थी। मेरी माँ मृत्यु हुई, मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने जमीन पर अपनी माँ का मूर्ति लगाया। मेरी माँ सरकार में थे, लेकिन कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग करके नकली स्वतंत्रता सेनानी बनाकर अपने पिताजी को सरकारी पैसे का खर्चा का दुरुपयोग करके महिमा मंडन कर रहे हैं, अपनी पत्नी का मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं। सत्ता दुरुपयोग से नहीं चलता है, सत्ता लोक लाभ से चलता है। जितनी गाली देना है देते रहे। सम्राट चौधरी ना झुकने वाला ना टूटने वाला। मैं जानता हूं नीतीश कुमार जी से राजनीतिक डरपोक कोई नहीं हो सकता है। मैं जान रहा हूं लालू प्रसाद जी को भी मैं चिंता हूं। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में किसी भी हालत में ना लालू प्रसाद जी की सरकार आगे के दिनों में बनेगी, ना नीतीश कुमार जी। अब आपके जहन में सवाल होगा, ये कैसी राजनीति है, ये कैसा लोकतंत्र है? कोई ईमानदार नहीं है, या सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं? राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र का ऐसा ह्रास तो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ध्यान दीजिए, हम जिक्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कर रहे हैं, जिनकी पहचान सुशासन बाबू के तौर पर है, और हम जिक्र कर रहे हैं सम्राट चौधरी का। 20 बरस तक गृह मंत्रालय अपने पास रखने वाले नीतीश कुमार ने वह गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दे दिया। तो क्या वाकई नीतीश कुमार ने दे दिया या उनसे ले लिया गया? ले लिया गया तो किस शर्त की एवज में लिया गया? क्योंकि बिहार की राजनीति में सत्ता में अगर आना है तो आपको नीतीश कुमार को साथ रखना होगा, और नीतीश कुमार भी इसे बाखूबी जानते हैं। लेकिन अब तो नया सवाल पैदा हो चुका है कि सत्ता चलानी भी हो तो नीतीश कुमार को मुखौटे के तौर पर सामने रखना होगा, और पीछे से सारी चीजें अपने हथेली में रखते चले जाइए। यानी बदनामी हो तो मुखौटे की हो, उस चेहरे की हो जिसके हाथ में सिर्फ प्रशासनिक चेहरा है, बाकी पूरी कार्रवाई तो गृह मंत्री को करनी है। तो क्या नीतीश कुमार वाकई इस स्थिति में नहीं कि उनसे पूछा जाता कि आपने जंगल राज से सुशासन की व्यवस्था की, अब उस सुशासन के बाद एक ऐसे व्यक्ति को गृह मंत्री राज्य का बनाया जा रहा है जिस पर आपकी कभी सहमति होती ही नहीं, तो क्या आपकी बिना सहमति के यह सब कुछ हुआ है? और क्या वाकई जनता दल यूनाइटेड के भीतर कुछ लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं या फिर अपने लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि उनकी अपनी फाइल भी तो तैयार होगी दिल्ली में, तो पता नहीं कब उन्हें जेल में जाना पड़ जाए। तो क्या जेल में जाना और जेल से बचना राजनीति के यही तौर तरीके मौजूदा वक्त की हकीकत है? या फिर नीतीश कुमार जो लगातार बिहार को बीते 20 बरस से चला रहे हैं और इस वक्त भी मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्रालय उन्होंने इसलिए दे दिया क्योंकि
वो मुख्यमंत्री बने रहे तो क्या ये उनकी मजबूरी है या फिर इस दौर में कोई और प्लानिंग किसी और की चल रही है? जिसकी भी प्लानिंग चल रही हो हम उस पर आए, उससे पहले हमें लगता है एक क्षण के लिए नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं वो मंच पर हाथ पकड़ना हो, हेलीकॉप्टर तक जाकर छोड़ने के लिए पांव पकड़ने की स्थिति हो, कई अलग अलग मौके आए होंगे, लेकिन जिक्र तो बिहार के इस चुनाव के मौके का हो रहा है। तो उसी वक्त में एक ही दिन हमें लगता है दो तस्वीरें एक साथ देखिए, तब कुछ तस्वीर और साफ होगी कि आखिर नीतीश कुमार कोई संवाद भी मौजूदा वक्त में दिल्ली से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार जब मंच पे थे तो मंच पर राज्यपाल से कह रहे थे आप भी आ जाइए, हाथ पकड़ लीजिए, और वो बार बार इशारा भी कर रहे थे राज्यपाल की तरफ देखकर। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो हाथों में हाथ डाला गया वो तो आपने देख लिया। जब हेलीकॉप्टर पर छोड़ने जा रहे थे उस वक्त कई बार वो झुके कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के पांव पकड़ लें। आप कहेंगे शिष्टाचार के तहत यह सब तो किया ही जाता है, वो प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, चलिए इसे मान लेते हैं। लेकिन अगला सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह सवाल है कि गृह मंत्रालय के अधीन जो पुलिस आती है, जो थाने आते हैं, जो जांच एजेंसियां आती है, जो जेल आता है, बिहार की जेल में 64,000 से ज्यादा कैदी इस वक्त मौजूद हैं। उसमें से लगभग 84 से 87% अंडर ट्रायल हैं। उसमें से जो जेल में मौजूद हैं वो नीतीश कुमार के शासन से पहले जब लालू यादव की शासन थी उस वक्त बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोगों की तादाद सबसे ज्यादा थी। उसके बाद नीतीश कुमार आए, उन्होंने बीच का रास्ता अख्तियार किया। अब बीजेपी के हाथ में बिहार की बागडोर नहीं गृह मंत्रालय है, और जितनी बड़ी तादाद में कैदियों की मौजूदगी है उसमें आप कह सकते हैं फैसला सिर्फ और सिर्फ उसी शख्स को लेना है जो खुद जेल जा चुका है। जिस देश की आजादी की लड़ाई लड़ते वक्त यह नहीं, राजनीतिक तौर पर भी नहीं, हत्या का आरोप है। आप सोचेंगे क्यों चौंके हम, यह तो लोकतंत्र है। हत्या के आरोप तो इस देश की पार्लियामेंट के भीतर बैठे हुए लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों पर भी है, तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल सवाल यह है कि इस दौर में बिहार की राजनीति जिस मुहाने पर आकर खड़ी है और उसमें अब पूरी नौकरशाही को भी बदलना है, वो नौकरशाही बीजेपी के अनुकूल हो जाए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी अपने बूते बिहार में सत्ता चाहती थी। जब सत्ता आपको चाहिए तो इसमें नैतिकता का बोध नहीं होना चाहिए, वो अपराध से जुड़ी हुई ताकत ही होती है। शायद इसीलिए इस देश के भीतर जो भी पॉलिटिशियन निकला अपराधी के तमगे के साथ, वो बड़ा होता चला गया। कितना बड़ा हो गया ये नाम लेने की जरूरत आज होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो बिहार के गृह मंत्री का जिक्र कर रहे हैं, सम्राट चौधरी का। और सम्राट चौधरी ने जब पद संभाला उस वक्त उन्होंने सुशासन को याद किया। उस वक्त उन्होंने कहा कि अपराधी अब बिहार छोड़ दे। अपराधी का मतलब तो अपराध करने के बाद चल रहा केस भी होता है, तो कौन छोड़ दे बिहार, यह भी सवाल होगा। लेकिन बिहार की एक स्थिति को समझनी होगी। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि
मुख्यमंत्री की ही अगुवाई में सत्ता चलती है, लेकिन जो आपने देखा परखा इससे पहले, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनकी अगुवाई में बिहार सरकार चल रही है। लेकिन सामान्य तौर पर मामला तभी जाता है जब वो कानून या किसी मुद्दे को लेकर राज्य के गृह सचिव और गृह मंत्री टकरा जाएं। यह नौबत कैसे आएगी? नया गृह सचिव भी कुछ दिनों में आ जाएगा। यह नौबत कैसे आएगी? कोई टकराव कैसे होगा? सब कुछ सहूलियत के साथ चलेगा। और बिहार के भीतर एक चीज और है कि बिहार में मैजिस्ट्रेरियल पावर जो है और पुलिस पावर दोनों अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश के भीतर जो है वहां पर कमिश्नरेट है, यानी सिस्टम जो है पुलिस का वो कमिश्नर वाला सिस्टम है। बिहार में वो मैजिस्ट्रेरियल पावर के साथ है, यानी पुलिस जो डेपुटेशन पर भेजी जाती है वो मैजिस्ट्रेट की बिना वो नहीं जा सकता है। और बिहार की लॉबी जो है, आईएएस लॉबी, यह हमेशा से चाहती रही कि दरअसल किसी भी हालत में मैजिस्ट्रेरियल पावर ही बिहार में चलता रहे। बदलने का प्रयास किया गया, लालू यादव ने भी किया, नीतीश कुमार ने भी किया। मौजूदा वक्त में देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन यह एक परिस्थिति है। लेकिन दूसरा हिस्सा इससे पहले हम सुनाएं कि खुद चूंकि राज्य के गृह मंत्री ने कहा है अपराधी छोड़ दें, क्योंकि आज एक बिहार में इनकाउंटर हो गया, एक अपराधी को पुलिस ने गोली मार दी और उसके बाद यह कहा जाने लगा कि हां बदलाव शुरू हो गया है। बिहार में जो जेल में मौजूद है उस पर एक एनजीओ ने काम किया। उस एनजीओ ने एक रिपोर्ट जारी की थी। यह रिपोर्ट 2021-22 की है, यानी 2-3 साल पुरानी है। लेकिन उसके हिसाब से बिहार की जेलों में बंद जो लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोग जो बंद हैं वो छिटपुट अपराध के साथ जमीन के मामले से जुड़े हैं। लेकिन उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो पॉलिटिकल नंबर है, यानी पॉलिटिकल तौर पे जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े रहे और जो एफआईआर होती है उसमें जो उनकी पहचान दाखिल की गई वो राजनीतिक दलों से की गई। और जिसका जिक्र हमने किया कि बिहार के भीतर शुरुआती दौर में लालू यादव से लेकर जो बात चलती चली आई उसमें जब आप 2005, 6, 7 तक आएंगे तो मैक्सिमम तादाद बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं की थी। बाद में वह शिफ्ट हुई, आरजेडी के कार्यकर्ताओं की तरफ गई। यह एक पॉलिटिकल लाइन है जो बिहार के भीतर की परिस्थितियां हैं। लेकिन सवाल तो यह है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गए, उसके बाद उन्हें जो पहली बात कहनी थी, उन्होंने माना नीतीश कुमार सुशासन चलाते आए। वही नीतीश कुमार जब वो साथ नहीं थे तो जिनके खिलाफ उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद तो कोई भी गलबैयां डाल नहीं सकता है कि जमीन सरकार की लेके अपने पिता की मूर्ति बनाकर उनको स्वतंत्रता सेनानी बनाना चाहते और पत्नी की मूर्ति भी लगाना चाहते हैं। इस बात का जिक्र किया। लेकिन आज उन्होंने क्या कहा? नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही होगा। कहा जा रहा है कि अब यूपी मॉडल भी बिहार में लागू होगा, इनकाउंटर होगा। देखिए, बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। अब आप कहेंगे चलिए किसी ने कहा तो सही कि अपराधी बिहार छोड़ दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दे। एक वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कहा था अपराधी महाराष्ट्र छोड़ दे। इस पूरी कतार के भीतर देखिए एक व्यापक परिवर्तन 2014 के बाद आया है। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 2014 में नए बने तो अपने खिलाफ सारे मामले उन्होंने जो चल रहे थे उसको वापस ले लिए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जब नए मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी अपने खिलाफ जो मामले चल रहे थे वो वापस ले लिए। बड़ा सरल सा तरीका है, कैबिनेट की बैठक बुलाई, तय किया गया कि नहीं अब सारे मामले चूंकि पॉलिटिकल हैं, वो कैसे भी मामले हों, वो हो सकता है हत्या का मामला हो सकता है अपहरण का मामला हो, कुछ भी हो, वापस ले लिए जाए।
इस देश के भीतर 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐसा किया। अब सवाल है कि अभी तक तो बात यह हो रही थी आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नया सवाल तो यह है कि क्या इस दौर में जो अपराधी है और राजनीति करता है या फिर वो राजनीति करते हुए अपराध करता है, इन दोनों की परिस्थितियों के बीच आने वाले वक्त में उसी शख्स के हाथ में भारत के लोकतंत्र की कमान होगी, यानी लगाम उसके हाथ में होगी और वही उसकी ताकत होगी जो राजनीतिक तौर पर उसे आगे बढ़ाएगी, सामने वाले को डराएगी और सिस्टम को अपने अनुकूल करेगी। उस सिस्टम में तैनात नौकरशाही पूरे तरीके से राजनीतिक सिस्टम पर निर्भर हो जाएगी, क्योंकि राजनीति तो बार बार कहती है कि हमें जनता ने चुना है, आपके ऊपर तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं जनता की। और यह आवाज तो दिल्ली तक में निकली जब जजेस के कहा जाने लगा हमें तो हर 5 वर्ष के बाद वोट चाहिए, लोगों के बीच जाना है, हमारी अकाउंटेबिलिटी आपसे ज्यादा है, और जो जज रिटायरमेंट के बाद कुछ कह रहे हैं वो ना कहें। ये कहने वाला शख्स भी उस समय देश का कानून मंत्री था, किरण रिजिजू जी थे उस वक्त। यानी परिस्थितियां कैसे बदलते बदलते अब इस डिजाइन में आकर खड़ी हो गई कि लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई, चुनाव के तौर तरीके बदल गए, इलेक्शन कमीशन की भूमिका बदल गई। भारत केंद्रीय सरकार अपने योगदान को राज्यों में देने के लिए और राज्यों की कमान अपने हाथ में लेने के लिए एक बेचैनी के साथ उभर कर आई। जिन जगहों पर सत्ताधारी पार्टी जो देश को चला रही है उसके साथ नहीं है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। और ये परिस्थितियां धीरे धीरे उस लगाम को थामने की दिशा में बढ़ती चली गई जहां पर इस देश के भीतर में कानून का राज गायब तो नहीं हो गया है। और कानून का राज जब गायब होता है तो कल रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने ही कहा था, कानून का राज गायब होता है तो बुलडोजर चलता है, बुलडोजर मत चलाइए। लेकिन उनके रहते हुए बुलडोजर चला। अब आप नीचे से लेकर ऊपर तक सभी कतार में सभी नेता ब्यूरोक्रेट्स किसी को भी देखते चले जाइए, हो सकता है आपके जहन में अब कोई सवाल बचे ही नहीं। गुहार करें तो सुप्रीम कोर्ट में करें, उसमें भी चीफ जस्टिस के बेंच पर करें, आपके हाथ में क्या आएगा। गुहार करें तो मुख्यमंत्री से करें, मुख्यमंत्री की स्थिति आपने देख ली। गुहार करें तो प्रधानमंत्री से करें, प्रधानमंत्री राजनीतिक तौर पर इस देश में लोकतंत्र का असल चेहरा है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब चुनाव है और चुनाव वही जिता पाते हैं, कोई दूसरा शख्स नहीं। और इस पूरे दौर में जो पूरा सिस्टम और उसको संभाले हुए जो नौकरशाही है, उसकी नियुक्ति जो चरम पर होगी, ऊपर में होगी, पिरामिड के पिक पर होगी, उसकी नियुक्ति भी वही सरकार कर रही है जिस सरकार ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया है। बाकी आप समझ लीजिए खुद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।